मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे 1.7, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जरा देखते हैं क्या है इनकी थ्योरी, ठीक है। जो टेलर थे 1856-1915 was an American who started his career as machinist in Midwell Street Works, Philadelphia, and gradually through his hard work and programs rose to the position of the chief engineer। मतलब एक अमेरिका की कंपनी में काम करते थे, स्टील वर्क्स कंपनी में। तो वो उन्होंने अपने अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू उन्होंने अपना पोजीशन कहाँ तक पहुंचाया था, चीफ इंजीनियर तक। He introduced his observation and experiment based on scientific data। ठीक है, तो इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड है। Taylor's approach towards management is term as scientific management। उनके हिसाब से मैनेजमेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। For the contribution in development of management thoughts, he is known as father of scientific management। अगर आपको ये फिलिप्स वगैरह में आया कि who is the father of साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपको किसका बोलना है, क्या किसका नाम आएगा वहां पे, फ्रेडरिक टेलर का सॉरी। टेलर मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इनकी जो भी थ्योरी उन्होंने बताई है सब किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। The theory involves application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. According to the Taylor, problems should be solved by the scientific technique rather than the rule of thumb and trial to error approach। ठीक है, तो उनके हिसाब से ऐसा है कि कोई भी चीज पे डिसीजन लेना है तो साइंटिफिकली तरीके से हमें डिसीजन लेना है, ना कि उसमें ज्यादा सोचना किसके क्या इफेक्ट क्या होंगे, ऐसा क्या होगा। उनका एक सिंपल था कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने बनाया, उस हिसाब से उनका सोचना था कि ऐसे एक मैनेजमेंट चलाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या था, देखिए, साइंस, नो रूल ऑफ थम्स। In order to increase organization efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through the scientific analysis of the work. Rule of thumb decisions are based on personal judgment of the manager. Taylor insists upon scientific method for every small work. This is concerned with the selecting the best way of performing of job, scientific analysis of the job, and not by the trial and error of method. Standard requirement, time, and standard output should be defined by manager. This will help in saving time and human energy and will result into the expected standard output. According to the Taylor, even a small production activity like loading iron sheets on into the box car can be scientifically planned। तो इनका हिसाब ऐसा था कि इनका ये चीज था कहना कि इनको कि कोई भी काम हो तो साइंटिफिक तरीके से हो, मतलब जहाँ पे मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हो वहाँ पे क्या यूज करो आप, चाहे मशीन्स वगैरह होंगे वैसे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे दिया है कि एक गाड़ी में आपको सामान लोड करना है, तो एक इंसान एक ही सामान लेके जा सकता है एट द सेम टाइम, लेकिन अगर आप वही कोई मशीन के थ्रू ले जाओगे तो वो क्या होगा, आपका टाइम बचाएगा और फटाफट वो सामान दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो इनका ऐसा मेथड था कि साइंटिफिक चीजें यूज करने से ज्यादा टाइम वेस्टेज हमारा कम होगा और काम हमारा फटाफट होगा, ठीक है। सेकेंड इज harmony not discord। According to the principle, there should be harmony between the employees and management. There is coordination, the coordination will help them minimize the conflicts between them। अच्छा अंडरस्टैंडिंग अगर एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच है तो उसमें कोई भी चांसेस नहीं है उनके बीच भेदभाव होने के। Perfect understanding between employees and management will be helpful creating healthy work environment
फॉर द अचीविंग द डिजायर गोल। अच्छा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपनी ले रहे हैं, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा टीम वर्क है, तो आप जल्द से जल्द अपना गोल हासिल कर सकते हो, ऐसा इनका भी सोचना था। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक दैट इज सक्सेस। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना टीम लेके चल रहे हो तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मिनिमम मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मैं क्यों करूँ। एम्प्लॉय का भी उतना इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर के जैसा समझे कि नहीं अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो मेरी पोजीशन बढ़ेगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, ये सोच के मतलब उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं बस मेरा 8 घंटे का ड्यूटी है, मैं करके जाऊंगा, बाकी उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना देखे। ऐसा एक सोच के चलना सही नहीं होता। उसके बाद है मेंटल रिवॉल्यूशन। Taylor introduced the concept of mental revolution. The principal focus on change in attitude of employees and management towards each other. Both should realize their equal importance in organization. They should give full cooperation for achieving goal organization. This will increase productivity and profits. ये तो एकदम इजी पॉइंट है, ये तो आप इजीली समझ सकते हो कि अगर एम्प्लॉय और जो मैनेजमेंट है उनका पूरा इंटरेस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने प्रोडक्टिविटी कर सकती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। इसका सीधा एग्जांपल लो कि जैसे क्लास का मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दी समझ जाओगे कि क्लास का है, अगर हम स्टाफ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कोई चीज करने में लेकिन अमित सर नहीं ले रहे हैं तो क्या वो चीज सक्सेस हो पाएगी? क्या नहीं। तो सेम वे अगर आपका एम्प्लॉइज इंटरेस्ट ले रहा है तो मैनेजमेंट को भी उतना इंटरेस्ट डालना जरूरी है। वो इंटरेस्ट अगर वो भी डालेंगे और एम्प्लॉय भी डालेगा तो वो इंटरेस्ट साथ में होके वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके और अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा सके। ठीक है, ओके। उसके बाद कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। This principle emphasize on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. ठीक है, due to the cooperation, trust, team spirit, etc. ठीक है, तो कॉपरेशन किस में होना चाहिए? अपने टीम स्पिरिट, एक टीम का ये होना चाहिए, उस टीम में हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि नहीं, और एक दूसरे के ऊपर हमको मतलब कि ठीक है चलो आज ये नहीं आया तो मैं उसका काम कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए वो नहीं आया तो उसका कोई काम करेगा ही नहीं, उस दिन क्लास बंद रहेगा या उस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद रहेगा अगर वो नहीं आया तो। ऐसा कुछ नहीं। तो एक टीम के हिसाब से एक टीम बन के, एक यूनिटी बन के अगर हम दिखाएंगे तो क्या होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। internal competition will turn into healthy working environment. ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए लेकिन वो कंपटीशन झगड़े में नहीं हो जाना चाहिए। कंपटीशन ऐसा रहना चाहिए कि अपना टाइम पे काम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा कर रहा है तो मैं भी अपना टाइम पे काम करूं, और एप्रिसिएशन वैसा उसको मिलता रहेगा तो ऑब्वियसली एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। जैसे बच्चे हैं, देखो एक बच्चा होमवर्क करके लाता है, टीचर्स को अप्रिशिएट करती तो नेक्स्ट डे 2-4 बच्चे और करके अपने आप लाते कि तुम्हें पता है कि ये करके लाया, इसको टीचर ने अप्रिशिएट किया, अब हमको भी करेगी। तो यही सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इंटरनली कंपटीशन होना जरूरी है लेकिन ट्रस्ट होना, एक टीम स्पिरिट की नहीं, कुछ भी हो हमारा पूरा टीम साथ में मिलके काम करेगा, उसमें से कोई एक नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो पूरा टीम रुक जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक हेल्दी मैनेजमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन given by the employees in the decision making process. अगर कोई एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कुछ आइडियाज कर रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय अपना डिसीजन या अपनी बातें बताना चाहता है तो उसकी बातों को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तुम मैनेजर तो हो नहीं तो तुमको कोई डिसीजन देने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी भी बातें हमें सुननी चाहिए, हो सकता है उसकी बातों में कुछ सही बात हो तो उसको भी, उसकी भी बात को, उसके भी डिसीजन को, उसकी भी आइडियाज को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। Employees should be treated as a integral part of organization in all aspects. तो एम्प्लॉइज को ऐसा नहीं ट्रीट करना है कि नहीं तुम बस यहाँ पे 8 घंटा काम करके चले जाते हो, तुम्हारा इसमें कोई ये नहीं है। इवन एम्प्लॉइज को भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक घर का मेंबर जैसा ट्रीट करना चाहिए, तभी वो अपना पूरा 100% देता है।
At the same time, employees should be resist themselves for going on strike and making unnecessary demand for management. इससे क्या होता है कि अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो एम्प्लॉय भी क्या है, दिल से काम करेगा नहीं, फिर स्ट्राइक पे जाना हो या अननेसेसरी डिमांड करनी हो कि नहीं हमको छुट्टी चाहिए, हमको इतना छुट्टी मिलना चाहिए, हमारा यूनियन काम नहीं करेगा, हमारा टीम काम नहीं करेगा, तो ऐसे सारी डिमांड्स वो करने लगते हैं। लेकिन वही एम्प्लॉय को अगर आप घर जैसा समझोगे, समझ के चलोगे, तो एम्प्लॉय कभी आपसे ऐसी डिमांड नहीं करेगा। इनफैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, फिर उस सिचुएशन समझता है। दे शुड बी ट्रीट ईच अदर टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन पिलर किसको ट्रीट करना चाहिए, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट को। नाउ फिफ्थ वन इज division of responsibility. Proper division of work should be always be accompanied by the division of responsibilities between the managers and employees. Major planning done by the top and the middle level of management authority, whereas employees are concentrating into the execution. ठीक है, तो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉइज है इनके काम करने के अलग अलग डिवीजन होते हैं। अभी जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर कैटेगरी का काम नहीं कर सकता, या जो मैनेजर है अगर वो एम्प्लॉय जैसा काम करने लगा तो एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैनेजमेंट के जो भी उसमें भी अपर लेवल की, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट में जो पोजीशन होती है, उनको अथॉरिटी रहती है पूरा कोई भी फैसला करने का। ठीक है, वो कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, एम्प्लॉय का। जैसे मैनेजमेंट ने प्लान बनाया कि इस साल हमारा प्रॉफिट हमको 100 करोड़ के हिसाब से करके चलना है, कि हमका हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उन्होंने प्लानिंग बताया, काम करने का तरीका बताया, लेकिन वो तरीके से काम करना, वो प्रॉफिट वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, एम्प्लॉइज का होता है। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। Authorities, whereas the reporting is done as per the instruction given by their superior. जो जैसा सुपीरियर ने हमारे बोला है कि हाँ इतने बजे आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, यहाँ की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो वो रिपोर्टिंग हमें अपने सुपीरियर को दे देनी चाहिए। मैनेजर शुड कीप एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज। मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि कभी भी अपने एम्प्लॉय को डिमोटिवेट करना चाहिए। अगर वो डिमोटिवेट करेगा तो वो जो एम्प्लॉय होगा वो काम करने से इंटरेस्ट हटा देगा। तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, हमेशा उसे गाइड करे, हमेशा अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाए कि नहीं ये तरीके से करो, ये सही होगा। तो ऐसे में एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर का रिलेशन और अच्छा होता है। उससे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी काम करने का एनवायरनमेंट बनता है। इट हेल्प्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो अवार्ड्स मिलते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेस्ट मैनेजर का, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, तो ये इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है। एम्प्लॉय को बेस्ट अवार्ड कभी मिलेगा जब उसका मैनेजर उससे गाइड करेगा। तो ये सारी चीजों का होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। Now, sixth one is development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Best performance of any organization always depends on the skill and capability of its employees whenever required. It is very essential. Sorry, employees to great extent. Thus, the providing training and development programs to the employees whenever required. It is very essential. It is untimely effects of profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain the greater efficiency and maximum prosperity. ठीक है, तो डेवलपमेंट, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होने में भी क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय हो और आपका एम्प्लॉयर हो ये भी पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसमें उसके एम्प्लॉय उतने स्किल नहीं है, उसके एम्प्लॉयज इतने पढ़े लिखे नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर काम करने के लिए ये नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को रख के मतलब नहीं है। अगर आप वो ऐसे हैं, कैपेबल है, लेकिन उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाए तो बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ट्रेनिंग भी उनके लिए
करवाती है कि 8-10 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे काम करना है, आपको ऐसे बात करना है, आपको ऐसी चीजें करनी है। तो ये सब एम्प्लॉइज के लिए एक एसेंशियल चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का डिफरेंस पता ना आप लोगों को। एम्प्लॉय जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर जिसके यहाँ काम करते हैं, जो उनको काम देता है। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर, हर एम्प्लॉय को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके लिए है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ट्रेनिंग देना हो या अच्छा उनको कुछ करवाना हो या अच्छी बातें, मतलब होता ना कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हर किसी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए ही सारी एसेंशियल चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बाकियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन, मतलब इसमें इन शॉर्ट आपको कहूंगी कि मैं इसमें हर चीज में यही है कि हर किसी को आपको इक्वली ट्रीट करना है। सबके पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक, एम्प्लॉइज उसके भी नीचे, इवन सिक्योरिटी तक सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। After that, techniques and scientific management. Some of major techniques and scientific management are as follows. First one is work study. Before organizing the work to the available workforce, proper work study should be done by management. Study consists of an organized, systematic, and critical assignment of the various activities or function. Work study is based on the techniques such as study, motion study, method study and fatigue study. ठीक है, तो वर्क स्टडी मतलब जहां आप ऑर्गेनाइजेशन अपना समझो आप डालने की सोच रहे हो, मुझे कंपनी डालनी है, तो ऐसे उठ के जाके कंपनी डाल सकते हो क्या? नहीं, बस डालनी है तो पहुंच गए। आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, कैसी जगह है, यहाँ पे कैसी चीजों की जरूरत है, कैसा काम लगेगा, कैसे एम्प्लॉय लगेंगे, किस चीज से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगी, कौन सा कंपनी डालने पे प्रॉफिट मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी स्टडी, एक प्लान होता है ना हमारे पास, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पहले इसके ABCD 4 पॉइंट्स हैं। पहला है टाइम स्टडी। It is a technique of observing and recording the time taken on employees to complete given task. For example, जैसे कोई एक टास्क दिया है, तो वो टास्क में कितने टाइम में वो टास्क वो एम्प्लॉय लोग पूरा कर रहे हैं, दैट इज टाइम स्टडी। वो किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड। अगर आपने उनको कोई टास्क दिया और वो टास्क करने को ही पूरा साल ले रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय का मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो दैट इज टाइम स्टडी, जिसमें आपको टाइम रिलेटेड चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। With the help of time study, the the prices time required for each element of work is determined. It is a technique for using fixed standard of time required to do particular task under given condition. It is useful measure efficiency of an employee and control the cost of work. ठीक है, तो इसको आप छोटे बड़े इस पे नहीं समझोगे तो आप छोटे इस पे समझोगे। अगर कि जैसे एक टास्क आपको दिया गया है, वो टास्क आप जितना जल्दी करोगे तो वो चीज तो टाइम हमारा बचेगा ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी बचती है। ठीक है, जैसे कि अब क्लास में आप बैठे हो, क्लास में आपका 1 घंटे का पेपर है, आपने 1 घंटा पेपर दे दिया, फिर ठीक है 1 घंटे के अंदर आप अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे के अंदर आप देके चले गए तो आप फ्री हो गए, आपकी टीचर फ्री हो गई, टीचर ने क्लास बंद किया, लाइट बंद किया, सब बंद किया, तो ये सारी छोटी छोटी सारे छोटे कॉस्ट क्या होते हैं हमारे बचते हैं। ठीक है, जो हमारा वेस्ट होता है, अगर वही चीज आप 3-4 घंटे कर रहे हो तो सेम चीज क्या हो जाएगी, 3-4 घंटे के लिए एक्सटेंड हो जाएगी और वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो इसलिए टाइम का होना बहुत जरूरी है कि जो भी काम दिया गया है उसे ऑन टाइम या बिफोर टाइम कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। टाइम से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर थोड़ी चीज, छोटी छोटी चीज आप ऐड करोगे तो बड़ा बन जाता है, तो ऐसी चीजें क्या हो जाती है, वो वेस्ट होने लगती है। B point is method study. There are always various methods of completing the task. For best quality, the cost effectiveness, identifying the best method of doing particular job is very important by challenging task for manager. कोई भी task आपको दिया गया है तो उसको पूरे करने के तरीके होते हैं, अलग अलग methods होते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का मेथड आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी अच्छा खासा देना पड़ता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि अच्छा काम कम कॉस्ट में निकाल दिया जाए। दैट इज चैलेंजिंग फॉर मैनेजर, कि मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हमारा काम भी अच्छा हो जाए और हमारा कॉस्ट भी उतना नहीं लगे। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका काम अच्छा हो जाए लेकिन पैसा ज्यादा नहीं लगे। पैसा ज्यादा लग गया फिर वो प्रॉफिट उतना मिला तो उतना नहीं ना, सेम प्रॉफिट सेम लॉस वाला सिस्टम नहीं, कि पैसा हमारा कम जाए लेकिन हमें वापस रिटर्न में ज्यादा आए। तो ऐसे बिजनेस में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ये रहता है। पैसा प्रॉफिट का ज्यादा होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इवन एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा होता है। तो ये चैलेंजिंग रोल रहता है एक मैनेजर के लिए कि अच्छा इफेक्टिव और एकदम क्वालिटी वाला टास्क हमको करना है, क्वालिटी चीजें करनी, लेकिन उसको कम टाइम में कम कॉस्ट में करना। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपके पास सही मेथड है तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ और रिसोर्सेज एज पर द प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे जो टाइम है, जैसे आपका अगर पर्टिकुलर आपके पास एक मेथड है तो आप उसी मेथड के हिसाब से काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी चीजें वेस्ट नहीं होंगी। ठीक है, और आप जितने इसमें वो काम करना चाहते थे उतने में आपका काम भी पूरा हो जाएगा, उतने टाइम में। It helps to it is helpful in determining the methods for handling the raw material, transportation, inspection, storage, etc. ठीक है, तो जैसे इसमें है एग्जांपल्स, रॉ मटेरियल का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी टाइम ज्यादा लगता है लेकिन आपके पास सही मेथड है, सही तरीके है तो आपका इन सारा इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करना चीजों की, स्टोरेज जो उनको जहाँ हम रखते हैं चीजों को, तो अगर आपके पास सही मेथड है तो आपका टाइम बच सकता है, आपका जो चीजें वेस्ट होने वाली होती हैं वो सारी चीजें बच जाती है अगर आपके पास सही तरीका है कोई टास्क कंप्लीट करने का। तो नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। द स्टडी the study of required motion means movement of an employee as well as the machine while completing the particular task. It is very important. It is helpful climating unnecessary motions and finding the best method doing particular job. It is also help improve the efficiency of employees. Motion technique is used to whether as the elements of job can be climated, or the sequence can be changed for smooth flow of task. ठीक है, मोशन ऑफ स्टडी कैसा है कि जैसे इसमें जैसे एक मशीन का जितना इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलर एम्प्लॉय भी होना, दोनों का होना जरूरी है, तभी वो चीज टाइम पे हो पाएगी। चीज टाइम पे हो जाएगी तो क्या हो सकता है, आपका टास्क जो है स्मूथली हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है, जैसे इसमें आप ले लो एग्जाम्पल, कभी हमारी मम्मी या टीचर्स भी पकड़ लो कि वो हम गैस पे दूध रख के चले जाते हैं। ठीक है, तो चले गए तो क्या होता है, उससे दूध उबल जाता है, उतना दूध वेस्ट होता है, उतना काम बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय जो देखने वाला था उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ उसने मशीन पे, गैस मशीन है, मशीन पे रख दिया और चला गया। तो अगर ऐसे काम करोगे तो आपका ऑब्वियसली टाइम जाएगा, काम कुछ का कुछ और हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, तो आपका जो टास्क होगा स्मूथली होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसा जितना इन्वॉल्वमेंट मशीन है, जो मशीन को ऑपरेट करने वाले जो एम्प्लॉइज भी हो वो भी उतने इन्वॉल्व हो, तो वो चीज उसी टाइम के लिए, उसी टाइम के हिसाब से चल सकती है और स्मूथली चल सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पैकेज स्टडी क्या है? Generally, long working hours without sufficient break, target pressure, heavy working tools, and poor working condition result into physical and mental stress. That is fatigue. Fatigue मतलब ही क्या है कि जब इंसान को बहुत सारा काम दे दो, उसको ब्रेक नहीं, ठीक है, और जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, और जैसा वो काम करना चाहता है, उसके पास आइडियाज है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको वो आइडिया एग्जीक्यूट करने का वैसा प्रॉपर चीजें नहीं है, तो उससे क्या होता है, उसको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का स्टार्ट हो जाता है कि वो नहीं कर पाता, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉपर चीज वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इट हैज adverse the effect of health efficiency of the employee. इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय की हेल्थ पे असर आता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है मतलब कि हर जगह पे है कि भाई एक दिन का छुट्टी, ताकि एम्प्लॉय को भी हेल्थ इश्यू नहीं हो। अगर उसको ये प्रॉब्लम होगी तो फिर वो वापस करेगा नहीं, और ये हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर वो एम्प्लॉय की जगह दूसरे को हायर करो, फिर से उसे ट्रेनिंग दो, फिर सब कुछ करो, फिर उससे वही जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए।
The study of fatigue and step to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency for of the employees. तो ये सारे stress ना हो, ये सब चीजों में मेंटेन, इनको इक्वली मेंटेन करना होता है, इसीलिए एम्प्लॉइज को भी मतलब होता है ना ब्रेक देना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को काम के हिसाब से उसका ब्रेक मिलना चाहिए. नाउ द सेकेंड हम देंगे standardization tool and equipments. With the result of experiment conduct at workplace, Taylor advocates standardization of tools and equipment. Standardized work environment and method of production helps to reduce the spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers, and it improves the quality of task. ठीक है, अगर आपका मशीन, आपके टूल्स, ठीक है, आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप बना रहे हो उसका अगर मशीन, उसका टूल्स अगर अपडेटेड है, नया है, एकदम अच्छे से काम करने की कंडीशन में, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हमारे एम्प्लॉय का ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है, ठीक है, और जो जितना भी प्रोडक्शन बन जाएगी टाइम नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उनका इक्विपमेंट, उनका मशीन अच्छा है. उसी तरह जगह आप देखो कि अगर मशीन नहीं है, चलने की हालत आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा लगेगा एम्प्लॉय का, और 100 की जगह बना तो वो 50 बना के बोर हो जाएंगे, और 50 बोलेंगे कल बनाएंगे हम, तो टास्क भी उनका पूरा होगा नहीं. इसलिए अच्छी मशीन्स, अच्छे टूल्स का होना बहुत जरूरी है कोई भी टास्क पूरा कराने के लिए. उसके बाद है साइंटिफिक टास्क सेटिंग. Taylor emphasized the need of fixing the fair day's work. Scientific work setting important to prevent the employees from doing work much below their capacity. By using technique, employees will complete the task according to the standard. Give the management can keep proper control and optimum utilization of workforce. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या है कि हर एम्प्लॉइज के साथ फेयर रही रहना, ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉइज काम करने की हालत जितनी है उसकी उतनी ही देर तक हमें उससे काम लेना चाहिए. तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ऐसा काम करने की कंडीशन में ज्यादा नहीं, उसका वो फिजिकली हेल्थ अच्छा नहीं है ज्यादा, तो ऐसे एम्प्लॉइज को कोई ऐसी टेक्निक दे देनी चाहिए जिससे कि वो उसका काम ताकत भी कम लगे और वो अपना काम भी कर सके. Scientific section and training. Management can select right person for the right job. Scientific selection procedure. It needs to fix the specification as per the requirement. Employees can select according to the predetermined standard and impartial way. Any selection management should provide the proper training programs to increase the efficiency. ये पॉइंट में सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो जिस चीज के लिए सही है उसी सेक्शन में, उसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमें डालना चाहिए. उसमें कोई भी पार्शियल नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरे पहचान वाला नहीं, जो मेरे पहचान वाला मैं उसको डिपार्टमेंट में डालूंगा, भले उसको कुछ आता ना हो उस डिपार्टमेंट का. तो इससे क्या होता है कि पूरे हर चीज पे छोटा थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आप इफेक्ट पड़ता है. जो ऑलरेडी उस चीज का जिसको नॉलेज है उसको आप सेम डिपार्टमेंट में डालोगे तो उसको ज्यादा हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको थोड़ा बहुत ऊपर से ट्रेनिंग देके उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है. Whereas आप जिस बंदे को उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है लेकिन आपका वो फेवरेट है, आपने उसको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसको सिखाने के लिए हमको बहुत कुछ ये लगेगा, बहुत सारा उसको टेक्निक्स बताना पड़ेगा, बहुत सारा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो उतना वो टाइम कंज्यूमिंग होगा. ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि पर्टिकुलर जो जिस जॉब के लिए सुटेबल है उस बंदे को उसी सेक्शन में उसी हिसाब से ट्रेनिंग देना चाहिए और उसी हिसाब से उसको उसी चीज में डालना चाहिए, जिससे हमारा बहुत कुछ टाइम बचता है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. In this concept of Taylor planning, the separated from the implementation, it means the planning is done by the different people and actual work is supervised by different people. In every worker will supervise two different sets of supervisor. He recommended to total 8 foremen
to control the various aspect of production they organized as follows. ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे जो आप काम कर रहे हो उस काम पे काम आपने किया, हर काम अलग अलग इंसान ने किया, उसका जो चेकिंग होता है वो कोई दूसरा करता है, फिर उसके ऊपर का चेकिंग कोई दूसरा करता है, तो ऐसे ये काम का तरीका होता है। ठीक है, तो उसके कुछ फंक्शन करने के तरीके होते हैं, उसके कुछ प्लानिंग, कुछ लेवल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है? एट प्लानिंग लेवल, रूट क्लर्क, फर्स्ट पॉइंट इज रूट क्लर्क tells how to move from one machine to another machine। जैसे ठीक है, तो रूट क्लर्क जो होता है उसे पता होता है कि एक मशीन को दूसरे मशीन के हिसाब से कैसे मूव करना चाहिए। हमारे मैनेजर को नहीं पता होता, लेकिन उसको पता होता है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है? रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। इंस्ट्रक्शन वाला जो रहता है वो सारे काम के इंस्ट्रक्शन जो के वो रिकॉर्ड करते हैं जो काम के लिए जरूरी होते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क determine time in which work should be completed and work out the cost। तो ये जो टाइम और कॉस्ट वाले होते हैं ये सिर्फ टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड काम करते हैं। ये सारे मिलके एक चीज का प्रोडक्शन होता है, वो चीज का इंस्पेक्शन कोई और करता है, उस चीज का हर चीज लेवल के हिसाब से होती है। डिसिप्लिन एंश्योर द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। जो डिसिप्लिन वाले होते हैं वो ये चेकिंग करते हैं, बस उनका यही काम रहता है कि सारे एम्प्लॉयज क्या है, कंपनी का रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बस वो यही देखते हैं। ठीक है, तो ये ए प्लानिंग लेवल हो गया। बी प्लानिंग लेवल है गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। जो गैंग बॉसेस होते हैं, मतलब इनका पहला ही काम होता है कि जो काम दिया गया है वो काम करा के लेना है। ठीक है, दैट इज गैंग बॉस। स्पीड बॉस ensure that work is complete in specific time। स्पीड है तो टाइम से रिलेटेड ऑब्वियसली, उसमें वो उनका ये लोगों का ये काम होता है कि जो भी काम दिया गया है वो टाइम से हो जाए। ठीक है, जबकि गैंग बॉस का काम क्या होता है कि काम करा के लेना है, उनको टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन जो स्पीड बॉसेस होते हैं उनका क्या रहता है कि काम कराना है, लेकिन जो टाइम दिया है उसी टाइम में काम कराना है। रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिपेयर करने वाले जो हैं वो क्या हैंडल करते हैं? सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। जो भी मशीन्स होती है वो बराबर प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं, किसी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई मशीनों का जो है पूरा मेंटेनेंस देखना, उनका सब कुछ है कि नहीं सही से, ये वो देखते हैं। इंस्पेक्टर एंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। ठीक है, जो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करता है सारे कामों को, उसका ये रहता है कि वो देखता है कि सारे काम जिस तरीके के थे उसी तरीके के हुए हैं कि नहीं, मतलब मांगा कुछ और मिला कुछ और, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो लास्ट हमारा बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेलर with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees। तो ये सारे टास्क जो होते हैं, सब कुछ, ये सारा कुछ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ये सारी कुछ प्लानिंग के हिसाब से काम होता है, एम्प्लॉयज खुश है, आपका मैनेजमेंट खुश है, आपके मशीन वगैरह अच्छे से हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही इजीली उसका अपना गोल मिल जाता है और वो स्मूथली चलता है। और इसके बाद 6 पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। Remuneration should be fixed in a such way that overage worker is motivated to attain the standard output. Taylor suggests the differential piece wage system. Higher rates are offered to the employees who complete the work more than standard quantity. Under this system, on the other hand, if employee is performing below the standard, he shall give a lower rate of wages. This technique motivates them employees to attain higher standard of performance and earn wages remuneration at higher rate। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें सिंपल कहा गया है कि जो हाई स्टैंडर्ड का काम करेगा तो उसको हाई वेज मिलेगा, जो लो स्टैंडर्ड का काम करेगा उसको लो वेज मिलेगा। तो जो लोअर वेजेस वाला होगा ऑब्वियसली वो फिर ट्राई करेगा कि कैसा काम करे, हाई स्टैंडर्ड का वे, क्योंकि उसको हाई स्टैंडर्ड का वेजेस मिलेगा। तो एक कंपटीशन इंटरनली क्रिएट होता है विच इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज का ये हमारा पूरा उसी का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट खत्म हो चुका है।
इसके प्लीज आप लोग नोट्स बना लो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इसमें जो दोनों थ्योरी थी, दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश आता है इसमें का, कभी कभी पूछते हैं दोनों की थ्योरी, साइंटिफिक वाली और हेनरी की थ्योरी। तो आप प्लीज उस पे बनाना चालू कर दो और इसके एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने ये पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में फॉर योर रेफरेंस। कोई डाउट है किसी को? नहीं तो आप बता सकते हो। आयशा, आई जस्ट वांटेड टू हाँ ऐड सर। कि ये लोग का पोर्शन नया है तो डाइजेस्ट मार्केट में अभी तक ही नहीं है, तो इनको नोट्स अच्छा। अलावा ज्यादा ऑप्शन है नहीं। डाइजेस्ट या हाँ हाँ रेफरल का वेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी थोड़े बहुत नोट्स हाँ सर। हैं। जैसे इनके डाइजेस्ट मार्केट में आते हैं या रिलायबल आता है मार्केट में तो मैं शेयर करूंगा। हाँ सर, एटलीस्ट खुद से भी वो ट्राई करें तो ये सिंपल वर्डिंग से खुद से भी ट्राई करेंगे, समझने के लिए इजी है ये चैप्टर। तो उतना वो समझ के खुद से बना सकते हैं नोट्स। एटलीस्ट पॉइंट्स तो ये कर सकते हैं, लर्न करके रख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखना है हमको, जो जो इजी है। ठीक है।